प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आखिरकार गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेला है। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल जहां अपनी सुगबुगाहट के चलते पिछाड़ी पर नजर आ रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल ने गोवा में 35 से 40% हिस्सेदारी रखने वाले भंडारी समाज के अमित पालेकर को आम आदमी पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है। आखिरकार गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेला है। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल जहां अपने अपनी सुगबुगाहट के चलते पिछाड़ी पर नजर आ रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल ने गोवा में 35 से 40% की हिस्सेदारी रखने वाले भंडारी समाज के अमित पालेकर को आम आदमी पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार भंडारी समाज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। 1961 में गोवा आजाद हुआ था, तब से लेकर आज तक 60 साल में इस समाज से एक आदमी 2.5 साल के लिए सीएम बना था। हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम का चेहरा देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि कुछ पार्टियों ने हम पर आरोप लगाया कि हम जाति की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भंडारी समाज के किसी के चेहरे को उन पार्टियों ने सीएम नहीं बनाया। इस समाज के लोगों ने खून पसीने से गोवा की तरक्की में योगदान दिया। अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहाँ पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया? फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। केजरीवाल के बयान से एक तो साफ है कि गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। वहीं केजरीवाल के मुताबिक गोवा में जान जान तक दिल्ली में किए गए आम आदमी पार्टी के कार्यों की चर्चा है, जिससे चुनाव में किसे कितना समर्थन मिलेगा ये साफ नजर आता है। हालांकि सत्ताधारी और प्रत्याशी कोई कुछ भी कहें, आखिरी परिणाम तो जनता के हाथों में ही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज भाजपा में शामिल होकर समाजवादी पार्टी और निजी तौर पर अखिलेश यादव को करारा झटका दिया है। वहीं अखिलेश यादव भी भाजपा को कई झटकों पर झटके दे चुके हैं और आगामी दिनों में 2 और झटके दे सकते हैं। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर अपर्णा भाजपा में शामिल हुई है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि सूत्रों के अनुसार बात कुछ और ही है। दरअसल अपर्णा ने यह शर्त रखी थी कि उन्हें लखनऊ की कैट विधानसभा सीट से टिकट दी जाए, जिसके बाद ही वह भाजपा का दामन थाम सकती है। अपर्णा के प्रवेश से यह कहा जा सकता है कि भाजपा ने अपर्णा की वो शर्त मान ली होगी। हालांकि यहीं पर पेच सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज भाजपा में शामिल होकर समाजवादी पार्टी और निजी तौर पर अखिलेश यादव को करारा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से बयान सामने आया है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं है, जिस वजह से न तो भाजपा को इसका ज्यादा लाभ होगा और न ही समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान। वही जिस मांग को लेकर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो मांग है लखनऊ की कैट की सीट, जहां पर पहले से कई दावेदार है। ऐसे में एक अनार और 100 बीमार की ये कहावत इस मुद्दे पर सटीक बैठती है।
पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की ओर से इसी सीट पर लड़ी थी। हालांकि तब उन्हें भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब जोशी अपने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ने को तक तैयार हो गई हैं और उसी सीट को लेकर अपर्णा यादव भी अड़ी हुई हैं। ऐसे में क्या अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना खुद बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी नहीं, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी भाजपा की एक बड़ी नेता है और अपने बेटे को जिस सीट से अपर्णा लड़ना चाहती हैं उसी सीट से उतारने की तैयारी में दिख रही है। हालांकि ये बात खुद भाजपा के गले में हड्डी साबित हो सकती है। कुशीनगर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार कुशीनगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रामकोला के साहिबगंज चौराहे की यह विस्तृत कवरेज देखिए। लोग क्या चाहते हैं अब की बार। आज मैं कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा के पास हूँ और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों से पूछा जाए कि आज जो है क्या मत है, क्योंकि इस बार मिशन 2022 सब लोगों ने तैयारी बना लिया है और सब चाहते हैं कि इस बार का जो है परचम लहराया जाए। सब लोगों ने कमर कस लिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से कमर कसा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमर कसने के साथ साथ पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन क्या होगा, किसके सर पे ताज बांधा जाएगा, ये पब्लिक डिसाइड करती है। आइए आज हम जो है रामकोला विधानसभा के मैं साहबगंज में हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं। मैं चाहूँगा कि चाचा जी आप थोड़ा सा गाड़ी को आगे कर लीजिए और मेरे साथ आ जाइए और सबसे बातचीत करूँगा और सबसे पूछूंगा भी कि क्या माहौल है इस बार, अब की बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक डिसाइड करेगी कि ताज किसके सर पे होगा। आइए मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका सर? कुछ तो बताइए चाचा जी, कुछ 2 मिनट रुकिए। और भी कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? राम से जी, आप यहाँ क्या माहौल है इस बार? हमारा माहौल ठीक है। इस बार का मत लोग कहाँ डालना चाहते हैं? हम लोग डालेंगे, हम लोग मायावती का जिताएंगे। क्यों जिताएंगे, कारण क्या है? कुछ तो विकास की कुछ चीजें दिखनी चाहिए। विकास बहुत है, विकास इस समय बहुत बढ़िया। मान चलिए इसके राज्य में तो देख ही रहा है ना, खाली तेल चाउर गेहूँ दे करके सब भरमा रहे हैं सब। अरे भाई आपके खाते में पैसा आ रहा, फिर भी पैसा से मतलब नहीं, हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाना मिल पाएगा? बताइए। पैसा तो मिल रहा है ना। पैसा कहाँ मिल रहा है? पैसा मिलने से कोई काम चल पाएगा? पैसे के लिए लोग हमारे खाते में तो अभी तक पैसा ही नहीं आया है। खाली चुतिया बना रहा है सब, खाते में पैसा आ रहा है। चुतिया बनाने से काम चल पाएगा? और इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। इनका सरकार आपकी पर गिर जाएगी, देख लीजिएगा। और बात करते हैं, बात करवा। चाचा जी आप चुनाव तक ये बताइए, राशन जो देना था नवंबर तक हुआ था, जब चुनाव का आइलेंस हुआ तो क्यों मार्च तक किए? इसके पहले तो उनको देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए? जितना भ्रष्टाचार इनके सरकार में बढ़ी है, किसी सरकार में बढ़ा था? बोलिए। जितना महंगाई, सुनिए, जितना महंगाई इनके सरकार में बढ़ी है, किसी सरकार में बढ़ा था? आप बता दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा विकास के ऊपर बात करते हैं। विकास कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ नहीं विकास हुआ है। भाई सड़कें आपकी कितनी सुंदर है। सड़कें इनके सरकार में थोड़ी बनी थी, आरपीएन सिंह के जमाने में था सड़क। मैं युवक से बात करते हैं। अरे हम यही, आपका नाम जानना चाहते हैं। नौशाद नाम है मेरा। क्या है इस बार आपके क्षेत्र का माहौल? इस समय क्षेत्र का यह है कि मोदी जी ने पूरा देश को बेच दिया है। अब की बार समाजवादी की सरकार आएगी और जो लोग बोलते हैं अंधभक्त वो तो साफे उनका ब्रेन वॉश हो गया है। जो उन लोगों को कुछ समझ में आता होता है नहीं, कुछ भी बोलो खाली हिंदू मुस्लिम। बाकी ये लोग अगर ऐसे ही रहेंगे तो खाने को दाना नहीं मिलेगा और लोग भीख मांगेंगे कटोरा लेकर, जितने भी अंधभक्त अपने आप को बताते हैं। इसके पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2017 में जो है समाजवादी पार्टी का सरकार? अरे देखिए, एक झूठ मूठ का एक माहौल बनाया गया था, लोग उसमें आ गए। लोग बड़े भोले होते हैं, जो पब्लिक होती है, अब सारे लोग समझ गए हैं। अब कोई भी कायम नहीं आएंगे, सब लोग समझ गए क्या सही है क्या गलत है। अब ये लोग को जैसे जुतियाया जा रहा है ना, पहले खेला हुआ था बंगाल में, अभी खदेड़ा होगा सब यहाँ पूरे यूपी से। मैं और भी कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। आज छात्र को लेकर के
बहुत ज़्यादा जो है नाराज़गी है, लेकिन क्या कुछ लोग बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके अंदर ये हो रहा है कि इन्होंने बहुत बेहतर एजुकेशन दिया, तो शिक्षा को लेकर के आप जो सरकार क्या रणनीति बना रही है? नहीं, सरकार शिक्षा को लेकर तो वो लोग ये उनका ये मानना है, चाहना है कि लोग जन्मजात से ही अनपढ़ बन जाए, न पढ़ेंगे ना कुछ मुद्दा उनके पास रहेगा, ना वो लोग किसी नौकरी रोजगार कुछ भी के लिए बोल ही नहीं पाएंगे। जब लड़का एजुकेटेड होगा तो सीधा बात है रोजगार के लिए और वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए बोलेगा। तो वो लोग का यही मानना है कि सबको एकदम अनपढ़ बनाओ, गंवार बनाओ और फ्री का खिलाओ और गुलामी कराओ, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस इसी पर लड़ाओ और बाकी अपनी सरकार की रोटी सेको। आपसे पूछूंगा एक बात, उसका जवाब आप सही कि ऐसा क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में ज्वाइन किए, यदि वो बसपा को छोड़ करके भाजपा में चले गए तो क्या वो भाजपा को छोड़कर फिर सपा में चले गए? देखिए तो सुनिए पहले फिर अगर वो सपा छोड़ करके आगे किसी पार्टी में नहीं जा सकते? देखिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो बड़े नेता, वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, उनको जो समझ में आया वो उन्होंने किया। और भी बोलिए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार गौतम। इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल पूरे देश और प्रदेश में जनता यही सोच रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी देश मुख्यमंत्री और प्रदेश के और देश के योगी जी और मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा उन्होंने दिया है, आज पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मचा हुआ है। हमारी बहन हो आपकी बहन हो, हमारी बेटी हो आपकी बेटी हो, अगर सुबह घर से निकल रही है विद्यालय के लिए तो कोई भी गार्जियन हो उसके दिल में और उसके शरीर में शंका बनी है, यह डर बनी है कि हमारी बेटी सुबह गई है विद्यालय और शाम तक घर आएगी कि नहीं आएगी, तो उसके अंदर डर पैदा है कि हमारी बेटी किसी तरह से सुरक्षित है। आज पूरे देश में, पूरे देश और प्रदेश के अंदर छिनैती लुटैती बलात्कार हत्या चरम सीमा पर है। इसलिए पूरे देश के लोग, प्रदेश और देश चट्टी चौराहे पर लोग यही सोच रहे हैं कि इस समय योगी जी की सरकार प्रदेश की सरकार को हटा करके और देश की सरकार को हटा करके, मैं देश पर भी कह रहा हूं, और प्रदेश और देश की सरकार को हटा करके इस समय बहुजन समाज पार्टी की शासन को लाया जाए। इसलिए 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी की शासन रही है। उस शासन में 5 साल पूर्व बहुमत की सरकार में बेटी सुबह से विद्यालय जाती थी और शाम को अमन चमन से विद्यालय से लौटती थी। कहीं छिनैती, कहीं लूट, कहीं बलात्कार, इस तरह का माहौल नहीं था। बोल रहे हैं कि किसान नाराज है, लेकिन किसान कहाँ नाराज है? किसान के खाते में डायरेक्टली पैसा आ रहा है, डायरेक्टली किसान के खाते में पैसा आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? पुराना गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ है तो किसान नाराज रहेगा ही। मान लीजिए खाद का रेट बताइए, जो खाद 800 रुपये में मिला था इस समय 1200 रुपये में मिल रहा है खाद, बताइए। 50 किलो की यूरिया आ रही थी 45 किलो में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां चुनावी पारा अपनी चरम पर है, वहीं अब हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसे देखकर हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपको अपनी आंखों और कानों पर विश्वास न हो। हालांकि वो वीडियो 100% सत्य है। वीडियो उत्तर प्रदेश का है, जहां पे अब सवर्ण भी जय भीम जय भारत का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम जानते हैं आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है। हम सभी ब्राह्मण भाई भगवान परशुराम के सामने आज यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस चौबहा गांव से सभी ब्राह्मण भाइयों से अपील करते हैं कि 2022 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाकर अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने विकास को वापस लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। क्यों हो गए ना भौचक्के? कभी मनुवादी मानसिकता के लिए जो ब्राह्मण समाज अपने आप को ही श्रेष्ठ समझा करता था, वही आज जिस जाति पर सबसे ज्यादा अन्याय किया गया उसके मसीहा का जय जयकार लगाना एक मजाक सा लगता है। हालांकि दिखाई और सुनाई दे रहे वीडियो में ये साफ दिख रहा है, संबंधित लोग ब्राह्मण हैं और परशुराम की प्रतिमा को घेर कर जय भीम जय भारत जय परशुराम का जय घोष करते हैं।
हालांकि इसके पीछे का कारण भी ऐसा ही कुछ है। जब आपको धर्म के नाम की अफीम देकर मूल मुद्दों से भटका दिया जाता है, तब तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि जब वही अन्याय आप पर बीतने लगता है, तब धर्म का नशा उतर जाता है और सत्य को प्रमाण मानकर खुद के न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। यही हाल इस वीडियो से झलकता है। यहाँ यूपी की योगी सरकार से त्रस्त होकर उन्हें किनारे कर सभी को उनका हक प्रदान करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की नीतियों का ही सहारा लिया जा सकता है, ये ब्राह्मण भली भांति समझे हैं। ऐसे में अब आगे यूपी के रंग में क्या क्या उलटफेर देखने मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चौबहा गांव से सभी ब्राह्मण भाइयों से अपील करते हैं कि 2022 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाकर अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने विकास को वापस लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। छत्तीसगढ़ स्थित डोंगरगढ़ तहसील को जिला बनाने की मांग यहां लंबे समय से चली आ रही है, जिसे लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स डोंगरगढ़ ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि वे जिला बनाने के लिए लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। वहीं राजनांदगांव जिले से पहली बार मानपुर मोहल्ला और चौकी को जिला बनाने की घोषणा हुई है और डोंगरगढ़ की उपेक्षा हुई है। छत्तीसगढ़ स्थित डोंगरगढ़ इस शहर में मंदिर, प्रज्ञागिरी, चंद्रगिरी सहित यहाँ की पहाड़ियों पर तीर्थ स्थल है तथा यह शहर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ है और यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों और लोकल ट्रेनों का स्टॉपेज होने के कारण आवागमन अत्यंत सुविधाजनक है। साथ ही रेलवे स्टेशन में यात्रियों की अधिक संख्या होने के कारण यह जिले के रेलवे स्टेशन से भी अधिक लाखों रुपए की आय रेलवे मंत्रालय को देता है। नगर में मां बमलेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ लाखों पर्यटकों का आवागमन होता रहता है। साल में 2 बार भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक सुविधाओं में अतिरिक्त कलेक्टर का लिंक और कोर्ट एसएसपी की भी डोंगरगढ़ में पोस्टिंग है। यही से दूरस्थ ग्रामीणों इलाकों को यह अधिकारी संचालित करते हैं। डोंगरगढ़ तहसील को जिला बनाने से यहाँ के वर्षों की मांग पूरी होगी तथा आम जनता एवं ग्रामीण इलाकों, मुख्यतः आदिवासी इलाकों के निवासियों के लिए भी प्रशासनिक कार्यों हेतु राजनांदगांव नहीं जाना पड़ेगा। आज ये डोंगरगढ़ में व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके द्वारा नया जिला बनाने, डोंगरगढ़ तहसील को नया जिला बनाने की मांग के लिए अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। अब इसको हम लोग आगे अपने उच्च कार्यालय में इसको प्रस्तुत करेंगे। ये जो ज्ञापन हमारी ओर से सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी के नाम से डोंगरगढ़ को जिला बनाने की, एक लंबे समय से डोंगरगढ़ में ये मांग उठी हुई है कि डोंगरगढ़ को जिला बनाया जाए। डोंगरगढ़ जो है छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों से लगा हुआ है और माँ बमलेश्वरी की नगरी है। यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल प्रज्ञागिरी, चंद्रगिरी एवं ईसाइयों का भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और डोंगरगढ़ व्यापार के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजनांदगांव जिले में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। राजनांदगांव जिले का बहुत बड़ा शहर है। यह निश्चित तौर पर नक्सली क्षेत्र होने के कारण यहाँ नक्सली जिला या जिला बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, अतः इसे जिला बनाया जाना है। बिहार स्थित गोपालगंज में एक बड़ा नाव हादसा हो गया है। इस हादसे में करीब 24 लोगों के डूबने की आशंका है। इसी बात से घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाव पलटने की सबसे बड़ी वजह थी उस पर लदा हुआ ट्रैक्टर, जिससे नाव ट्रैक्टर का भार नहीं सह पाई और पलट गई। डूबने वालों में कुचायकोट और विशंभुर थाना इलाके के कई किसान बताए जा रहे हैं। वहीं ये हादसा बेतिया के नौतन इलाके की गंडक नदी में हुआ है। फिलहाल 2 लोगों के शव को बरामद किया गया है। आगे की जांच जारी है। हालांकि संबंधित लापरवाही से कब कहाँ किसकी जान चली जाए ये कोई नई बात नहीं। नाव हादसा नहीं हुआ है। दरअसल ये गोपालगंज की तरफ के लोग जा रहे थे गन्ना काटने के लिए, गन्ना लाने के लिए, तो वो ट्रैक्टर लगा के रखे थे। ड्राइवर की बेध्यानी से ट्रैक्टर अंदर चला गया, नदी में जंप कर गया नाव से, तो ये दुर्घटना हुई है। ये आशंका जो ट्रैक्टर के बाकी लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर के जो चालक थे जो बैठे हुए थे उनके बारे में पता चल रहा है कि वो ट्रैक्टर के साथ ही अंदर चले गए हैं
और भी लोग अगल बगल के लोग, घटना घटित हुए करीब 3-4 घंटे हो गए हैं, तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है क्लियरली, लेकिन संभावना है कि 1-2 व्यक्ति और कोई ग्रामीण बच्चा कुछ हो सकता है जो नहीं कूद पाया हो ट्रैक्टर से, तो वो भी कहीं मिस्टेक से अंदर चला गया हो। कहाँ की घटना है सर? ये पश्चिमी चंपारण बेतिया के नौतन थाना अंतर्गत ये भगवानपुर स्कूल है, उसी के पास जो घाट है वही है। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।